नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और आपका द स्टडी व्हील चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं साम्यवाद क्या है, या आप भी साम्यवाद और समाजवाद को लेकर कंफ्यूज होते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि साम्यवाद क्या है और इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि साम्यवाद क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि साम्यवाद के ऊपर मार्क्स ने अपने क्या विचार रखे हैं और उसको साम्यवाद को उसने कैसे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या मुख्य अंतर हैं, जिससे ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक विचार है जिसका लक्ष्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। एक ऐसा समाज जहां सभी लोग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली मींस इक्वल होंगे। जैसे कि सबको इक्वली सोशली और पॉलिटिकली राइट्स होंगे, वहीं जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी होती है, जैसे कैपिटलिस्ट जो कैपिटल आइडियोलॉजी वाले स्टेट्स होते हैं, वहां हम देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं बहुत अमीर होते हैं और जो लेबर क्लास होती है अक्सर वो गरीब होती है। मीन्स वहाँ पे अमीरी और गरीबी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो जो साम्यवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो ऐसे किसी भी असमानता को दूर करने की बात करते हैं। और वहीं उनका जो लक्ष्य है, जो ये लक्ष्य मीन्स एक समाज में समानता स्थापित करने का जो उनका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए वो हिंसा के मार्ग को भी जायज ठहराते हैं। मीन्स अगर ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें हिंसा करनी पड़े तो वो उसको भी ठीक कहते हैं। वहीं जो साम्यवादी विचारक हैं वो एक ऐसे समाज की, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं जहां पर ना तो कोई क्लास होगा, ना तो मतलब ना कोई वर्ग होगा और ना ही वहां कोई स्टेट होगा। अब ये कैसे होगा, तो इसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। सबसे पहले हम अब देखेंगे कि मार्क्स कौन थे, क्योंकि मार्क्स ने ही सोशलिज्म और कम्युनिज्म इनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मार्क्स एक जर्मन विचारक थे और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी बुकें लिखी, जिसमें सबसे फेमस उनकी रही दास कैपिटल। वहीं मार्क्स ने 1848 में एक ऐसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन किया है और उसका उल्लेख किया है। वहीं इस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो नारा किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अब हम देखेंगे कि मार्क्स ने जो व्याख्या की है कम्युनिज्म की, जो उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में से उल्लेख किया है इसका, वो किस प्रकार किया है। तो मार्क्स ने कहा है कि शुरू से ही कभी भी जैसे हमारा समाज है उसके में सिर्फ दो ही वर्ग रहे हैं, उस समाज में दो ही वर्ग रहे हैं और यही समाज की नींव है और उसका आधारभूत ढांचा है। वो दो वर्ग कौन से हैं? मीन्स एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। इन दोनों के बीच संबंध के नाम तो शुरू से बदलते रहे हैं, लेकिन इनके काम और इनके जो संबंध का आधार है वो कभी नहीं बदला। मतलब कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का हमेशा शोषण करता रहा है, एक वर्ग शोषक रहा है और एक वर्ग शोषित रहा है। वहीं अगर हम शुरुआत से देखें तो पहले ये कुलीन और दास के बीच संबंध हुआ करते थे। वहीं सामंतवादी व्यवस्था जब थी, जब सामंतवादी युग था 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि जमींदार हुआ करते थे और कृषि मजदूर हुआ करते थे। तो ये जमींदार और जो कृषि मजदूर हैं वो उनके संबंध कैसे थे? जो जमींदार जमीन का मालिक होता था और उस जमीन पर ये लोग मजदूरी करते थे, जिनके बदले इसको उनको इतना ही अनाज मिलता था, उत्पादन का इतना ही हिस्सा मिलता था ताकि ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। वहीं जमींदार जो फाइनल जो प्रोड्यूस होता था उसका मालिक भी होता था और उसको बेचकर वो अधिक धन कमाता था। वहीं जैसे जैसे समय बदला और औद्योगिक क्रांति आई तो यही जमींदार पूंजीवाद में बदल गया और ये बुर्जुआ वर्ग में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के संबंध में बदल गया। अब जो कृषि मजदूर था, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में खेती कर रहा था, अब वो औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था में फैक्ट्रियों में काम करने लगा, वहां पे श्रमिक हो गया। लेकिन इनकी हालत में और इनके जो संबंध में उनमें कोई बदलाव नहीं आया। ये पूंजीपति प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते थे और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाते थे। वहीं इनको जो सैलरी मिलती थी सर्वहारा वर्ग को, वो इतनी नहीं होती थी कि वो अपने जीवन में ढंग से व्यतीत कर सके। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि शोषक और शोषित का संबंध है। तो जो मार्क्स है वो बताता है कि समाज की ये मुख्य नींव है और इस नींव को बनाए रखने के लिए जो शोषक वर्ग है वो किसका इस्तेमाल करता है? वो करता है राज्य का इस्तेमाल, स्टेट का। मीन्स स्टेट जो ऐसी संस्था है जो शोषक वर्ग को संरक्षण देती है। जो शोषक वर्ग है, जो राजन्य वर्ग रहा है हमेशा से, चाहे वो पैसे वाला वर्ग है, वो क्या करता है? वो
उसके प्रतिनिधि ही राज्य में, जो राज्य की शासन व्यवस्था उसमें शामिल होते हैं, वो ऐसे संस्थाओं का निर्माण करते हैं, ऐसे विचारों का निर्माण करते हैं जो राज्य के जो सर्वहारा वर्ग है उसको प्रभावित कर सके, और जो जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो उसको अपनी नियति मान लेते हैं। जैसे कि राज्य के संस्थान कैसे होंगे, राज्य का संविधान हो गया, राज्य की कानून व्यवस्था हो गई, राज्य की शिक्षा व्यवस्था हो गई, राज्य की धार्मिक व्यवस्था है, राज्य के विश्वास है। तो ये सब चीजें क्या है, ये चीजें एक माध्यम का काम करती है इन पे नियंत्रण बनाने का, ठीक है। वहीं जैसे हम देखते हैं, मार्क्स ने एक बात भी कही है कि मानव की चेतना उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती, बल्कि मानव का अस्तित्व उसकी चेतना को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो मनुष्य है उसकी जो चेतना है उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। चेतना में उसकी सोच उसके अस्तित्व को, जिस स्थिति में वो जी रहा है उसको प्रभावित नहीं करती, बल्कि जो जिस स्थिति में वो जी रहा है वो उसकी सोच बनाता है। लाइक जैसे जो पूंजीपति है तो उसकी सोच हमेशा शोषण करने की ही रहती है, और जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसकी हमेशा यही स्थिति रहती है कि उसका जीवन इसीलिए बना है और वो इसीलिए मतलब इसी तरह जीकर इस जीवन को गुजार देगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी वर्ग हमेशा शोषक नहीं होता और कोई भी वर्ग हमेशा शोषित नहीं होता। मीन्स जैसे कार्ल मार्क्स ने, अभी तक हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने उस व्यवस्था को बताया जिसमें एक वर्ग शोषण कर रहा है और एक वर्ग का शोषण हो रहा है। तो इस व्यवस्था का समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो कार्ल मार्क्स ने इसके लिए बताया कि एक क्लास स्ट्रगल होगा। क्लास स्ट्रगल किसके बीच में होगा, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, मतलब मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में। तो जो मजदूर होंगे, जो सर्वहारा वर्ग होगा, वो पूंजीपतियों को समाप्त करेगा और वो उसमें वो क्रांति करेगा। उस क्रांति के बाद जब पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो अंत में सर्वहारा की जो जीत होगी, मीन्स मजदूरों की जीत होगी। मजदूरों की जीत क्यों होगी, मजदूरों की जीत इसलिए होगी क्योंकि जो मजदूर है उनकी संख्या ज्यादा है और जो पूंजीपति वर्ग है उनकी संख्या कम है। जैसे कि हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो ये कौन सा है, ये है रूलिंग क्लास। ये कौन है, ये जो समाज के धार्मिक जो नेता होते हैं वो है, ये समाज के जो सैनिक वगैरह होते हैं, और वहीं जो पूंजीपति वर्ग जो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है, चाहे वो मानसिक श्रम कर रहा हो या शारीरिक श्रम कर रहा हो, तो ये सब, इन सब का जो बोझ है वो ढो रहे हैं। समझ में आई बात। तो यही क्लास बताए कि इनकी संख्या ज्यादा और इनकी संख्या कम है। जब ये नीचे वाले लोग क्रांति करेंगे, जब ये लोग आंदोलित होंगे, तो इस समाज का अपने आप ही सर्वनाश हो जाएगा। जब ये समाज ही, जब ये सारी ऊपर की क्लास खत्म ही हो जाएगी, जब ये मजदूर वर्ग इन क्लासों को खत्म कर देंगे, तो लास्ट में कौन बचेगा, लास्ट में केवल सर्वहारा वर्ग बचेगा। सर्वहारा वर्ग ही बचेगा तो समाज में कोई वर्ग ही नहीं होगा, तो इससे एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण होगा। वहीं क्लासलेस सोसाइटी के बाद जो साम्यवादी विचारक हैं, जो कार्ल मार्क्स में बताते हैं कि जब क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई वर्ग ही नहीं होगा, तो उसमें राज्य की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि राज्य वो संस्था है जो शोषण करने वाले लोगों को, एक शोषण करने वाले लोगों का एक माध्यम है। जब यहाँ पर शोषण करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो इस माध्यम की भी जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार मार्क्स बताते हैं कि धीरे धीरे अंत में ना तो कोई वर्ग होगा, मीन्स एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, और एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो इस प्रकार जैसे साम्यवादी विचारक मानते हैं कि साम्यवादी विचार में ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही कोई राज्य होगा। वहीं अब हम अपने इस वीडियो में लास्ट में देखेंगे कि साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है। ये दोनों ही विचार जो हैं वो व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व देते हैं, लेकिन इनमें काफी मूलभूत अंतर है। जैसे कि समाजवादी विचारक समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप चाहते हैं। राज्य का हस्तक्षेप मतलब कि एक संस्था हो गई जिसमें जो जिस संस्था का जो चयन है, उनके प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, वो जनता द्वारा, मीन्स मजदूरों द्वारा चुना जाएगा, और वो धीरे धीरे एक प्लानिंग करेगी, इकोनॉमिक प्लान करेगी, और वो नीतियां बनाएगी कि किस प्रकार समाज में समानता स्थापित की जाए, किस प्रकार लोगों को रोजगार दिया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। मीन्स जो उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण होगा, और राज्य में जो लोग होंगे, जो रूलिंग क्लास होगा, वो मजदूर ही होंगे, मजदूर ही निर्णय लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक राज्य जैसी संस्था होगी। वहीं समाजवादी विचारक क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा और उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा। मीन्स यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे
काम करने की क्षमता रखता है तो उसे 8 घंटे काम करने जितना ही वेतन दिया जाएगा, और यहीं कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करने की क्षमता रखता है तो उसे 10 घंटे जितना वेतन दिया जाएगा। तो इस आधार पे ऐसा मान सकते हैं, जो व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा तो उसे अगर 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और जो व्यक्ति 10 घंटे काम करता है उसे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मीन्स आंशिक आर्थिक असमानता देखने को मिल सकती है। पर ऐसी नहीं जैसे कैपिटल सिस्टम में होता था कि पूंजीपति बहुत अमीर होते थे और जो सर्वहारा मजदूर वर्ग है वो बहुत गरीब होते थे। तो ऐसी असमानता नहीं होगी, लेकिन आंशिक असमानता को समाजवादी स्वीकार करते हैं। वहीं हम जब साम्यवादी व्यवस्था को देखते हैं, अगर इसमें अंतर समझते हैं, तो ऐसे वो राज्य को शोषक मानता है। मतलब साम्यवादी मानते हैं कि जो शोषक वर्ग है वो राज्य का इस्तेमाल शोषण करने के लिए ही करते हैं, इसलिए वो राज्य के हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि ना तो शोषक वर्ग होना चाहिए, ना ही राज्य होना चाहिए। वहीं जो साम्यवादी हैं वो एक ऐसे वर्गहीन समाज की, क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना करते हैं जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ सर्वहारा वर्ग होगा, मीन्स मजदूर वर्ग होगा, कोई क्लास ही नहीं होगी। वही जो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में समझा था कि जब कोई वर्ग ही नहीं होगा तो शोषण और शोषित वाला चक्र भी नहीं होगा। वहीं इसमें एक अगली बात बताई गई कि समाजवादी समाज में समानता स्थापित करने के लिए हिंसक मार्गों का सहारा लेने से भी वो नहीं हिचकते हैं। मीन्स जैसे जो समाजवादी हैं वो समाज में धीरे धीरे और जनता के द्वारा एक शांतिप्रिय आंदोलन से समानता स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप भी वो चाहते हैं। लेकिन जो साम्यवादी हैं वो त्वरित, मतलब तुरंत अभी की अभी उन्हें साम्यवाद एक समाज में समानता स्थापित करनी है, तो इसके लिए वो बम बंदूक गोली का भी इस्तेमाल करने को तैयार रहते हैं। जैसे हम नक्सलवादियों को देखते हैं, वो भी इसी विचारधारा को मानने वाले हैं, और उनका भी मानना है कि समाज में समानता लाने के लिए बम बंदूक गोली आवश्यक है। वहीं जो साम्यवादी व्यवस्था है उसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को से उसकी क्षमता के अनुसार तो कार्य लिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो साम्यवाद है वो आंशिक आर्थिक असमानता को भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति की क्षमता 12 घंटे काम करने की है और उसकी आवश्यकता 6 घंटे काम करने पर जितना वेतन मिलता है उतने में काम चल सकता है, तो उसको उतना ही वेतन दिया जाएगा। मतलब ये पूर्ण समानता की बात करता है। तो कुल मिला के ये समाजवाद और साम्यवाद के बीच का मुख्य अंतर है। हालांकि कोई भी राज्य या राष्ट्र पूर्ण रूप से साम्यवादी, पूर्ण रूप से समाजवादी या पूर्ण रूप से पूंजीवादी नहीं होता। सभी में थोड़े थोड़े सभी के गुण देखने को मिलते हैं। हालांकि किसी का झुकाव किसी विचारधारा की तरफ ज्यादा होता है और किसी का झुकाव किसी विचारधारा की तरफ कम होता है। तो इस लेक्चर में आज हमने ये बातें समझी कि साम्यवाद क्या है, साम्यवाद को मार्क्स ने किस प्रकार एक्सप्लेन किया है, और हमने अंत में ये जाना कि साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।